नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग यूपीपीसीएस और आरओ के लिए जो टेस्ट देख रहे थे, उसी में आज टेस्ट नंबर 12 का ये जो है कि सेकेंड पार्ट है। और उसके पहले का जो टेस्ट है वो करा दिए गए हैं। 11 नंबर तक टेस्ट कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं। और बता दें कि आप लोगों के लिए चैनल पर 1 जनवरी 2024 से लगातार करंट अफेयर का रिवीजन कराया जा रहा है। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। पी तरंगों का वेग न्यूनतम होता है तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पी तरंगें देखें तो ये सर्वाधिक वेगवान होती हैं, ठीक है। और ये देखें तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। क्या होती है? तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और ये पी तरंगें जो होती हैं, प्राइमरी जो तरंगें होती हैं, प्राथमिक तरंगें, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजरती हैं। तो इस प्रकार क्या दिया है? न्यूनतम दिया है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यह तरंगें तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं, तो बिल्कुल ये सही कथन दिया है। तीसरा कथन है कि धरातलीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, तो ये भी सही दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार देखें तो ये जो पहला कथन है ये गलत है। दूसरा और तीसरा जो कथन है इसका सही दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका 51 का सी हो जाएगा, ठीक है। 51 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 52 नंबर प्रश्न के इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप समूह को मेलिनोसिया कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में कौन से मेलिनोसिया द्वीप समूह में सम्मिलित हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो मेलिनोसिया द्वीप समूह में कौन कौन सम्मिलित? तो पापुआ न्यू गिनी है, वनुआतू है, फिजी है। और इसमें देखें तो मार्शल, तो ये मार्शल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। मार्शल इसमें शामिल नहीं है। तो मेलिनोसिया में कौन कौन से द्वीप सम्मिलित हैं देख लेते हैं। तो आइरिनियन जावा इंडोनेशिया में है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। उसके बाद से सोलोमन द्वीप है। उसके बाद से देखें तो वनुआतू द्वीप है। फिर कैलिडोनिया द्वीप है और फिजी द्वीप। ये सब क्या है? तो ये मार्शल द्वीप माइक्रोनेशिया में सम्मिलित है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का ये हो जाएगा, ठीक है। 52 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं देख लेते हैं। ग्रेट बेसिन पठार उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है। ये सही कथन है। यह पठार एक अंतर प्रवाह बेसिन का उदाहरण है, तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है। और देखें तो ग्रेट बेसिन का पठार है कहाँ पर है? तो कोलंबिया के पठार के कहाँ पर है? तो कोलंबिया के पठार के दक्षिण में स्थित है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण कोलंबिया और कोलोराडो नदी कहाँ पर? तो कोलंबिया और कोलोराडो नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका निर्माण हुआ है। और देखें तो ग्रेट बेसिन पठार के संदर्भ में जो ये कथन दिए हैं दोनों जो है कि सही दिए होंगे। तो इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 53 का सी हो जाएगा, ठीक है। 53 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न की जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पहला दिया न्यूयॉर्क सिटी, दूसरा दिया मैक्सिको सिटी, तीसरा दिया है शिकागो, और तो डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखें तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये मैक्सिको सिटी है, क्योंकि यहाँ इसकी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग कितना है? तो 122 करोड़ के लगभग है। उसके बाद से इसका कितना है? तो शिकागो में कितना है, न्यूयॉर्क में कितना है देख लेते हैं। तो 88 करोड़ के लगभग है। उसके बाद से यहाँ पे ये शिकागो में कितना है? तो शिकागो में देख लेते हैं, शिकागो में कितना है? तो 27 करोड़ के लगभग है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? 54 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक उत्तर तो दिया, एक और अयस्क दिया है। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट है, ठीक है। कापर का अयस्क क्या है? तो कापर का अयस्क क्यूपराइट है। उसके बाद यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का अयस्क पीच ब्लेंड है, ठीक है। और पारा का जो अयस्क है ये क्या है? तो पारा का सिनेबार है। तो देख लेते हैं ए का 3 बी का 4 किस में दिया है? ए का 3 बी का 4 और क्या हो जाएगा? सी का 1। तो यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम का पीच ब्लेंड है। और पारा का क्या है? तो पारा का सिनेबार है। इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न की राजकोषीय घाटा है क्या है? ए दिया है कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, बी दिया है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, सी दिया है पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है। और डी दिया है कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो देखें तो राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का
बाजार ऋण तथा दायित्व है, तो 56 क्या हो जाएगा, 56 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 57वां प्रश्न, इब्न बतूता द्वारा वर्णित सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था, तो ये सही दिया है। दूसरा कथन है कि अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। देखें तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तीसरा कथन है कि अश्व डाक व्यवस्था पैदल डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी, क्योंकि पदार्थ डाकिए जो थे प्रत्येक 3/2 मील पर ये बदल जाते थे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे है कि पैदल डाक व्यवस्था का अधिकतर प्रयोग खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, तो ये सही दिया है। ठीक है, तो सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो 57 का सी हो जाएगा। ठीक है, 57 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 58 और प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और ग्रंथ दिए, एक और रचनाकार दिया है। तो देखें तो राग विभूत के रचनाकार है, तो ये पंडित शोभनाथ है। ठीक है। रागमाला के कौन है, तो रागमाला के पुंडरीक विट्ठल हैं। राग चंद्रिका कौन है, तो राग चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो द्वारकानाथ भट्ट है। और राग कल्पद्रुम के कौन है, तो कृष्णानाथ व्यास है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ए का 2, बी का 1 और क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1 और राग चंद्रिका कौन है, तो द्वारकानाथ भट्ट है। और राग कल्पद्रुम के कौन है, तो कृष्णानंद स्वामी व्यास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का ए हो जाएगा। ठीक है, 58 का ए हो जाएगा। और समझिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रिपीट भी हो सकता है, पेपर में होता ही है। अब आगे देख लेते हैं। 59वां प्रश्न है कि नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पर बोलन दर्रे के पास स्थित है, तो ये देखें तो ये सही दिया है। यहाँ के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्र मिली हैं जिससे मृतकों के साथ रोज़मर्रा में उपयोगी काम वाली वस्तुएं मिली हैं। और एक कब्र जो यहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ पर उसे कहा तो बकरी दफनाई गई है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के लिए खाने हेतु रखा गया होगा। ठीक है, तो अतः स्पष्ट है कि यहाँ के लोग क्या है, तो पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन में क्या है कि यहाँ से कृषि के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो देखें तो ये सही दिया है। ठीक है, और पशुपालन के सबसे पहले एक साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो बागोर जो है कि बागोर मध्य प्रदेश से मिला था। ठीक है, मध्य प्रदेश से मिला था साक्ष्य। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। क्या यहाँ के लोग चौकोर तथा आयताकार घरों का निर्माण करते थे, तो देखें तो ये भी सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा इसमें गलत सही नहीं है, तो 59 का बी हो जाएगा। ठीक है, 59 का बी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। 60वां प्रश्न की निम्नलिखित पूरा पाषाणिक स्थलों में से कहाँ पर राग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये दिया है कुरनूल गुफाएं, बी दिया है हुसगी, सी दिया है भीमबेटका गुफाएं, डी दिया है कुलियाना। तो देखें तो कहाँ पर राग के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो देखें तो कुरनूल गुफाएं से। ठीक है, यहाँ से राग के अवशेष मिले हैं। और यह देखा है तो ये पूरा पाषाणकालिक स्थल है, जो कहाँ पर स्थित, तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 61वां प्रश्न के निम्नलिखित नयनार संतों में उन संतों को चिन्हित कीजिए जिनके माता पिता क्या थे, तो दोनों नयनार संत थे। तो ये दिया है सुंदरर, बी दिया है यार पगई, सी दिया है नेसा नयनार और डी दिया है फुसलार। तो देखें तो जिनके माता पिता दोनों नयनार संत थे, तो ये सुंदरर थे। ठीक है, ये सुंदरर थे। और सुंदर के पिता कौन थे, तो ये सदाइया, और माता कौन थी, तो माता ईसाई गनगियार थी। ठीक है, ईसाई गनगियार दोनों ही क्या थे, तो ये नयनार संत थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 62वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक हैं, जो अबुल फजल के शिष्य थे, तो ये सही कथन है। ठीक है, दूसरा कथन है कि बादशाह शाहजहां ने उन्हें अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था, तो ये देखें तो ये सही दिया है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही दिया है। तीसरा कथन है कि वृद्धावस्था के कारण लाहौरी शाहजहां के तीसरे दशक का इतिहास बादशाहनामा में नहीं लिख सके, जिसके बाद में इतिहास मोहम्मद काजिम ने लिखा है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि वृद्ध होने के कारण लाहौरी शाहजहां के तीसरे दशक के बारे में न लिख सकें, जिसे उनके शिष्य कौन थे, तो मोहम्मद वारिस
ने बाद में लिखा था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं, तो देखें तो 62 का जो पहला और दूसरा कथन है सही दिया हुआ है, तीसरा कथन गलत दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 62 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना पुनर्गठन की नई नीति बनाई। इन नीतियों में कुछ नीतियां निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी इसमें नीतियां जो है सही नहीं है ये देखना है। तो 1861 की सेना परिसम्मिश्रण योजना के तहत कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। तो देखें तो ये सही दिया है, ये कथन जो है कि सही है, ठीक है। इसमें कौन सा सही नहीं है देखना है, ठीक है। दूसरा कथन है कि यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के लिए एक साधारण सूत्र निर्मित किया गया, जिसके अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी में उनका अनुपात 1:2 तथा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए 1:4 निश्चित किया गया। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि 1857 के पश्चात बंगाल में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था, तो 1:2 का था, तथा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में कितना अनुपात था, तो 1:3 निश्चित किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 के पहले जो 40,000 अब 65,000 निश्चित कर दी गई, तो ये सही है। भारतीय सैनिकों की संख्या 1857 के पहले जो 2,38,000 था अब 1,40,000 निश्चित कर दी गई, तो ये भी सही दिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 का 20 में सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड रिपन एक सच्चा लोकतांत्रिक व्यक्ति था, जिसकी झलक 1852 में उसके द्वारा लिखी गई पुस्तिका इस युग का कर्तव्य में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस युग के कर्तव्य में दिखाई देता है, देखें तो एक गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। क्यों देख लेते हैं, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं कौन इसमें क्या देखना है, कौन सी इसमें सही है। तो कथन है कि क्या है, वायसराय लॉर्ड रिपन एक सच्चा लोकतांत्रिक व्यक्ति था, जिसकी झलक 1852 में उसके द्वारा लिखी गई पुस्तिका इस युग का कर्तव्य में दिखाई पड़ती है। तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है। दूसरा कथन है कि रिपन ने 1882 में घृणित भारतीय भाषा समाचार पत्र नियम रद्द कर दिया, किंतु समुद्र आयात नियम बनाए रखा, जिसके अधीन डाकघर वालों को किसी भी स्थानीय भाषा में लिखे विद्रोहजनक लेखों को जब्त करने का अधिकार था। तो देखें तो ये भी सही दिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 64 का सी। 65 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं देख लेते हैं। कर्नल स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया और उनके अथक परिश्रम के पश्चात 1837 तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। तो ये देखें तो ये सही कथन है। दूसरा कथन है कि 1848 में कर्नल स्लीमन लखनऊ के रेजिडेंट के पद पर आसीन हुए और अवध में कुशासन के विस्तृत विवरण सरकार को भेजे। वह अवध के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पक्ष में थे। तो ये देखें तो ये कथन गलत दिया हुआ है, क्योंकि कर्नल स्लीमन यद्यपि 1848 में लखनऊ के रेजिडेंट बने और वह सरकार को अवध से व्याप्त कुशासन की रिपोर्ट भी भेजे, परंतु वह अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पक्ष में क्या थे, तो ये नहीं थे, ठीक है, पक्ष में नहीं थे। यहाँ पे क्या दिया है, पक्ष में थे। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में गांव का नाम सलीमानाबाद उसके सम्मान में रखा गया। तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका कथन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 65 का डी हो जाएगा, ठीक है। 65 का आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है देख लेते हैं। रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, जो दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से अत्यधिक प्रभावित थे। तो देखें तो ये सही कथन है। दूसरा है बी क्या है कि सैयद अहमद इस्लाम में हुए सुधारवादी परिवर्तन के हिमायती थे। वास्तव में यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि सैयद अहमद जो थे इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों तथा सुधारों के विरुद्ध थे और वास्तव में वह देखें तो हज़रत मोहम्मद साहब के काल के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाह रहे थे और उनका उद्देश्य क्या था, तो दारुल हर्ब को दारुल उस इस्लाम में बनाना था, ठीक है। तो इसका कथन जो है कि गलत हो जाएगा। आगे क्या है देख लेते हैं। सैयद अहमद ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेश में एक सिथाना चुना जो समस्त आंदोलन का केंद्र बनाया गया। तो ये सही दिया है। भारत में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था तथा हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में इसकी शाखाएँ थी। तो ये भी सही दिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 66 का बी हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
67वां प्रश्न है कि कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? तो ये दिया है राजमन्नार आयोग 1969, बी दिया है सरकारी आयोग 1983, सी दिया है पूची आयोग 2007 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। देखें तो कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? तो ये सरकारी आयोग ने की थी। कब? तो 1983 में। ठीक है, कब? तो 1983 में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? ठीक है, तो ये किस में कहा गया है? तो ये 371 आई में कहा गया है। तो 371 आई में क्या है? तो गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 सदस्य होंगे। ठीक है, और 371 एच में क्या है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध है। 371 जी में क्या है? तो मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध बताया गया है। और 371 में क्या है? 371 में आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध है। कहाँ का? तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या है। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये सही दिया है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी। तो ये देखें तो ये क्या हो जाएगा? देखें तो ये क्या देखना है इसमें कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये गलत दिया है, नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आर्टिकल 323 ए में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, और देखें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी। तो देखें तो ये सही है। इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्र के लोग सदस्य हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये जो है ये भी गलत है, और पहला भी गलत दिया हो। तो इसका असत्य कथन क्या हो जाएंगे? 1 और 3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखें तो 69 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो ये दिया है NL पालकीवाला, बी दिया है BN राव और सी दिया है KM मुंशी और डी दिया है ग्रेनिम लास्टिन। देखें तो किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो NA पालकीवाला ने। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 70 का ये हो जाएगा। ठीक है, और देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, और उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या? तो ये आधारित था, और उससे उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। ठीक है, कौन थे? तो ये BN राव थे। इन्हीं के द्वारा क्या किया? तो प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया, और जो प्रख्यात जो न्यायविद व संवैधानिक कौन थे? तो विशेषज्ञ है, इनके पालकीवाला ने ही क्या कहा था? तो संविधान को परिचय पत्र कहा था। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, तो 70 क्या हो जाएगा? 70 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं पंचायती राज पर गठित समिति और उनके गठन वर्ष के युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक और समिति दिया है, एक और गठन वर्ष दिया है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बन ही जाता है या क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देता है। तो अशोक मेहता समिति कब बनी थी? तो 1977 में। तो ये सही दिया है। ठीक है, GK राव समिति तो ये 1985 में, और PK थुंगन समिति तो कब है? PK थुंगन समिति क्या दिया है? 1988 में। तो ये सही दिया है। LM सिंघवी समिति 1989 दिया है, तो बल्कि गलत दिया है, क्योंकि LM सिंघवी समिति कब बनी? तो 1986 में। ठीक है, 1986 में। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 71 का डी हो जाएगा। बाकी जो कथन है सही दिए हुए हैं, और आप लोग बताइएगा कि ये जो समितियाँ बनी थी पंचायती राज को किसने द्विआत्मक का बताया, किसने त्रिआत्मक करने के लिए बताया, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन सा कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है? देख लेते हैं। उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी, तो ये सही दिया है। ठीक है, वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे। तो देखें तो ये भी सही दिया है। तीसरा है कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया। तो देखें तो ये भी सही दिया है। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि 1849-50 ईस्वी में, कब? तो 1849-50 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और किसके साथ? तो बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना किया था। और इसमें देखें तो इसमें परमहंस मंडली के
में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर 72 का डी हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न, ये सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और प्राचीन रचनाएं दी, एक और रचनाकार दिया है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो ये अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ठीक है, और इसमें क्या अष्टाध्यायी में कैसा ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है रचनाकार, और उसमें क्या है, तो इस पे अष्टाध्यायी पर टीका है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने किया है, तो मेरुतुंग ने किया है। ठीक है, और इसमें क्या है, तो इसमें देखें तो गुजरात के शासकों का वो इसमें वर्णन किया गया है। परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है, तो रचनाकार कौन है, तो परिशिष्ट पर्वन के जो रचनाकार है हेमचंद्र हैं। और इसमें क्या है, तो इसमें देखें तो जैन धर्म मौर्यवंश चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो इसका क्या हो जाएगा, तो अष्टाध्यायी का पाणिनि हो जाएगा, उसके बाद से महाभाष्य का पतंजलि हो जाएगा, और प्रबंध चिंतामणि का मेरुतुंग हो जाएगा, और परिशिष्ट पर्व का हेमचंद हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 का ए हो जाएगा। ठीक है, 73 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देख लेते हैं क्या है। अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था। तो ये सही कथन है। और दूसरा है कि इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये सही है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन देखें तो जो अभिकथन है कारण का व्याख्यान नहीं है। ठीक है, तो इससे संबंधित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 74 का देखते हैं। 74 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, देख लेते हैं एक बार। क्योंकि देखें तो चार्ल्स ग्रांट महोदय थे, उन्होंने क्या किया, तो ये एक सिविल सेवक थे। उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबसे उपयुक्त माना। लेकिन वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा को अग्रिम रूपरेखा का निर्माण किसने, तो चार्ल्स ग्रांट ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है कि जो अभिकथन और कारण है, इसकी कारण अभिकथन का ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 75वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्न युगों पर विचार करिए। एक और समाचार पत्र दिए, एक और प्रकाशक दिए हैं। तो द पायनियर के जो प्रकाशक हैं एक कौन थे, तो द पायनियर के जॉर्ज एलन थे, न कि महात्मा गांधी। देखें तो गलत हो जाएगा। तो द पायनियर के प्रकाशक किसने किया, तो जॉर्ज एलन ने। ठीक है, जॉर्ज एलन ने। ठीक है, और नेशनल हेराल्ड के तो कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो ये सही है। ठीक है, स्वदेश वाहिनी के तो CR रेड्डी दिया है, गलत दिया है, क्योंकि स्वदेश वाहिनी के प्रकाशक कौन थे, तो ये स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई थे। ठीक है, के रामकृष्ण पिल्लई थे। और फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास थे। तो ये सही दिया है। ठीक है, ये सही दिया है, ये सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है कि नेशनल हेराल्ड और ये फ्री हिंदुस्तान वाला जो है कि दूसरा और चौथा इसमें सही दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो सी हो जाएगा। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित किया जाता है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो मराठा सरदार एक और दिया है, एक और संबंधित क्षेत्र दिया है। तो गायकवाड़ का संबंधित क्षेत्र क्या था, तो ये बड़ौदा था। ठीक है, गायकवाड़ का बड़ौदा था, तो ये का 1 हो जाएगा। होलकर क्या था, तो होलकर का इंदौर था। ठीक है, होलकर का इंदौर था। भोसले का क्या, तो भोसले का नागपुर था। और पेशवा क्या था, तो पूना था। तो इस प्रकार देख लेते हैं 1 2 3 4 किस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 76 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो ठीक है, एक और क्या दिए, तो एक और डेल्टा का प्रकार दिया, एक और नदी दिया है। तो चापाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो राइन नदी बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, का 2 हो जाएगा। पंजकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो मिसिसिपी नदी बनाती है। ठीक है, ज्वारदानमुखी डेल्टा कौन सा बनाता है, तो ये हडसन नदी बनाता है। ठीक है, और दंतकार डेल्टा कौन सा बनाता है, तो टाइबर नदी बनाता है। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए का 2 और बी का 4 देख लेते हैं। ए का 2, बी का 4 और सी का 1 क्या था, तो ज्वारदानमुखी डेल्टा कौन सा, तो ये हडसन नदी। ठीक है, और दंतकार डेल्टा तो कौन सा दंतकार डेल्टा देखते हैं, तो ये टाइबर नदी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसमें 77 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। क्या है कि सुनामी एक दीर्घ तरंग है। क्या है, सुनामी एक दीर्घ तरंग है जो समुद्र तल के समांतर विशाल तरंगों के रूप में संचलित होती है, परंतु खुले सागरों में इन तरंगों को अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, तो 1 मीटर होता है। तो ये बिल्कुल सही दिया है।
दूसरा कथन है कि वर्ष 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तट पर आई भयंकर सुनामी हिंद महासागर की तली में बर्मी प्लेट के भारतीय प्लेट के नीचे छेपड़ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। तो देखें तो ये गलत दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर कब आए तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी लहरें भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के नीचे छेपड़ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 78 का ये हो जाएगा, क्योंकि जो पहला कथन है केवल वही सही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 79वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित ज्वालामुखी हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें मध्य में है। तो सेंट हेलेना, तो एक गलत दिया हुआ है, क्योंकि सेंट हेलेना कहाँ पर है, तो सेंट हेलेना जो है ये मध्य अटलांटिक मेखला पर है। कहाँ पर, तो मध्य अटलांटिक मेखला में स्थित ज्वालामुखी है। और जो महाद्वीपीय मेखला में कौन कौन आ जाएंगे, तो मध्य महाद्वीपीय मेखला में तो इस्तांबुल ही है, को सुल्तान है, और कौन सा है, तो अरारात है। ठीक है, तो इसमें मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित ज्वालामुखी में कौन कौन से आ जाएंगे, तो इस्तांबुल ही है, को सुल्तान है और अरारात है। तो क्या हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। और सेंट हेलेना कहाँ पर, तो मध्य अटलांटिक मेखला में स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो को पर्वत श्रृंखला दी है, को सर्वोच्च बिंदु दिया है। तो एलबुर्ज का सर्वोच्च बिंदु क्या है, तो ये दामाबंद है। ठीक है, एलबुर्ज का दामाबंद है। काकेकस का क्या है, तो काकेकस का एलब्रूस है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है, तो क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोजुस्को है। और आल्पस का कहाँ पर, तो आल्पस का सर्वोच्च बिंदु क्या है, तो माउंट ब्लैंक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। ए का 4 और बी का 3 देख लेते हैं किस में दिया है, ए का 4 बी का 3। और आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या हो जाएगा, तो माउंट ब्लैंक हो जाएगा। और आल्पस का क्या हो जाएगा, तो आल्पस का देख लेते हैं। एलबुर्ज से क्या हो जाएगा, तो एलबुर्ज का दामाबंद हो जाएगा। तो ए का 4 हो गया। उसके बाद से काकेकस का क्या हो जाएगा, तो काकेकस का एलब्रूस हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या हो जाएगा, तो कोजुस्को हो जाएगा। और आल्पस का क्या हो जाएगा, तो आल्पस का माउंट ब्लैंक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 80 का ए हो जाएगा। ठीक है, 80 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 81वां प्रश्न, कृत्रिम वर्षा हेतु सिल्वर आयोडाइड प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1946 ईस्वी में वी वानगुट ने सिल्वर आयोडाइड प्रविधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया था। तो देखें तो इसे सही दिया है। दूसरा है कि बी कथन है क्या है, कि सिल्वर आयोडाइड को इन मेघों पर छिड़कने के पूर्व एसीटोन नामक अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ के साथ गर्म किया जाता है। तो देखें तो ये भी सही दिया है। कृत्रिम वर्षा की यह प्रविधि अत्यंत महंगी है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो कृत्रिम वर्षा की सिल्वर आयोडाइड प्रविधि अपेक्षाकृत क्या है, तो कम महंगी होती है, क्योंकि इस प्रविधि में सिल्वर आयोडाइड की थोड़ी सी ही मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है कि इस प्रविधि का प्रयोग केवल उन्हीं मेघों में प्रभावकारी है जिनमें प्राकृतिक रूप से वृष्टि की संभावनाएं विद्यमान है। तो देखें तो ये सही दिया है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 81 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं प्रदान करता है। तो देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल है जो नहीं प्रदान करता है। तो आर्टिकल 132 भी प्रदान करता है, आर्टिकल 133 भी प्रदान करता है और आर्टिकल 136 भी प्रदान करता है। बल्कि आर्टिकल 138 जो है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालय को नहीं प्रदान करता है, क्योंकि 138 में क्या है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्याय समीक्षा की शक्ति नहीं प्रदान करता है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, और यद्यपि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द ही नहीं है, तथापि कुछ अनुच्छेदों में देखें तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देते हैं। जो अनुच्छेद कौन कौन से, 13 आर्टिकल 13 है। ठीक है, ये अल्पीकरण से संबंधित है। 32 है, आर्टिकल 131 है। ठीक है, आर्टिकल 133 है और आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 134 है। ठीक है, और आर्टिकल 135 है और आर्टिकल 136 है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये आर्टिकल 13 में क्या है, 32 में क्या है, आर्टिकल 131 में क्या है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 83 में प्रश्न के नीचे मिट्टियों के कुछ प्रकार से संबंध कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं। चेरनोजम सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। यह
यह भुरभुरी मिट्टी है अतः इसे सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। चेस्टनट मिट्टी में हुमस की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में पाई जाती है। तो देखें तो ये भी गलत दिया है। आगे क्या है, टेरोरोसा मृदा में हुमस का निर्माण ज़्यादा होता है परंतु ज्वाड़ियों द्वारा अधिक उपभोग में इसकी मात्रा कम हो जाती है। देखें तो ये भी गलत दिया हुआ है। सैरोजम मृदा मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली एक क्षारीय मिट्टी है। तो ये देखें तो ये सही दिया है क्योंकि इसमें चूना जो है कि चूना सतह पर जमा रहता है और जिससे इसका पीएच मान क्या होता है तो 8 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जो कथन है सब गलत दिए हुए हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 83 का डी हो जाएगा। ठीक है, 83 का डी हो जाएगा क्योंकि ये कथन सही दिया है। आगे क्या है देख लेते हैं। 84 नंबर प्रश्न, इन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और देश दिया, एक और पेट्रोलियम खनन केंद्र दिया है। तो सऊदी अरब का पेट्रोलियम खनन केंद्र क्या है, तो गावर है। ठीक है, सऊदी अरब का गावर है। कुवैत क्या है, तो कुवैत का ये बुरहान पहाड़ी है। ठीक है, कुवैत में पेट्रोलियम खनन केंद्र क्या है, तो बुरहान पहाड़ी है। ईरान में क्या है, तो ईरान का पेट्रोलियम खनन केंद्र क्या है, तो लाली है। उसके बाद से इराक का क्या है, तो इराक का किरकुक है। ठीक है, इराक का किरकुक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो सऊदी अरब क्या है, तो बुरहान पहाड़ी था। कुवैत क्या है, तो कुवैत का सऊदी अरब क्या था, तो गावर था। कुवैत का बुरहान पहाड़ी था और ईरान क्या, तो ईरान का लाली था। इराक का किरकुक था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं। रूसवासी कज़ाक को किर्गिज नाम से संबोधित करते हैं ताकि वे यूरोपीय काज़ाक में भिन्न लगे। तो ये बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, सही दिया है। और चीन के सिकियांग और कजाकिस्तान में भी कज़ाक पाए जाते हैं। तो देखें तो ये सही दिया है। कज़ाक के तंबू क्राल कहलाते हैं। तो ये गलत दिया है क्योंकि कज़ाक के तंबू यूर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो यूर्त कहलाते हैं। ठीक है, और क्राल जो है क्या था, तो क्राल जो है कि मसाई जनजाति की झोपड़ियों को कहा जाता था और कज़ाक समानतः मंगोलाइड प्रजाति के होते थे। तो ये सही दिया है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा गलत है, तो देखें तो 85 का सी हो जाएगा। ठीक है, गलत दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न की फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देख लेते हैं। फ्रांस में निर्मित विश्वविख्यात शराब शैंपेन अंगूर से तैयार की जाती है जिसका उत्पादन बोर्डो में होता है। तो देखें तो ये कथन असत्य है क्योंकि शैंपेन का उत्पादन फ्रांस के शैंपेन जिले में वहाँ के उपजाए गए अंगूरों से होता है। इसी कारण से यह शराब शैंपेन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे क्या है कि फ्रांस का रेशमी वस्त्र राइन घाटी में संक्रेदित है। तो ये सही दिया है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है पेरिस इसी के तट पर स्थित। तो ये भी सही दिया है। फ्रांस एक कृषि प्रधान देश इसलिए से किसानों का देश कहते हैं। तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार 86 क्या हो जाएगा, 86 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये दिया है मांडा, बी दिया है दायमाबाद, सी दिया है राखीगढ़ी और डी दिया है आलमगीरपुर। देखें तो कौन सा एक महाराष्ट्र में चीज़ था, तो ये दायमाबाद था। ठीक है, मांडा कहाँ पर, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और राखीगढ़ी कहाँ पर, तो राखीगढ़ी हरियाणा में। आलमगीरपुर कहाँ पर, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते 88 में प्रश्न क्या है। सभा का निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कि सभा का ऋग्वेद में 8 बार देखें तो उल्लेख मिलता है। तो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, ये क्या है, तो ये सही दिया है। आगे क्या है देख लेते हैं। समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है। तो देखें तो ये भी कथन सही दिया है। आगे क्या है कि ऋग्वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। ठीक है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ऋग्वेद में नहीं बल्कि वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी जिनकी राजा का निर्घुषता पर नियंत्रण रखा गया था। और किसमें तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो कथन है ये दोनों कथन, जो पहला और दूसरा ये कथन सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 88 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 89 में प्रश्न है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ये दिया मेघालय, बी दिया है मिजोरम, सी दिया है अरुणाचल प्रदेश और डी दिया है नागालैंड। तो देखें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत
कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो मेघालय इसमें शामिल नहीं है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो असम है, ठीक है। असम के बाद से क्या है, नागालैंड है, उसके बाद से मिजोरम है, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश में शामिल है, और मेघालय इसमें शामिल नहीं है, तो 89 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सोडियम क्लोरेट एक है तो शाकनाशक है, तो बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। सोडियम क्लोरेट शाकनाशक है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में जो इसका प्रयोग होता है, तो ये सही है। जिंक फास्फेट तो ये क्या है, तो जिंक फास्फेट क्या दिया है, तो रोडेंट नाशी दिया है, तो ये सही दिया है, ठीक है। कपास क्या है, तो कपास जो है कि प्रोटीन है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि कपास जो है कि ये सेलुलोज का बना हुआ एक मुलायम रेशा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक गलत हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, तो 90 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। ए दिया लखनऊ में, बी दिया है प्रयागराज में, सी दिया है गाजियाबाद में, और डी दिया है वाराणसी में। तो ये कहाँ पर, तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है, ठीक है। तो इसका आंसर 51 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। छोटा नागपुर पठार का अग्रभाग मेघालय का पठार है, जो इंडो तिब्बत पठार का हिस्सा है। आगे है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत के, इसमें क्या देखना है, कौन सा इसमें सत्य है, तो देखें तो ये पहला जो कथन है गलत दिया हुआ है, क्योंकि मेघालय या शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो छोटा नागपुर पठार का अग्रभाग है। अब आगे क्या दिया है देख लेते हैं। तो पहला जो कथन है गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के समांतर दक्षिण में स्थित है, और यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर पूर्व में महादेव व मैकाल पहाड़ियों तक स्थित है। तो ये देखें तो ये सही दिया है। आगे क्या है कि विंध्याचल पर्वत पूर्व से पश्चिम भारनेर कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ी के समूह के रूप में विस्तृत है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला पूर्व में कहाँ पर, तो पूर्व में ये पूर्व से पश्चिम से पूरब की ओर, यहाँ पे क्या दिया, तो पूरब से पश्चिम दिया है, बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर कहाँ पर, तो भारनेर, ठीक है। भारनेर, उसके बाद से भारनेर के बाद से कैमूर, उसके बाद से पारसनाथ पहाड़ियों तक फैला हुआ है। तो कहाँ से पूरब से पश्चिम नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। तो इस प्रकार एक गलत हो जाएगा। आगे क्या है कि महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो पंचमढ़ी के निकट स्थित है। तो देखें तो ये भी कथन गलत दिया हुआ है, क्योंकि महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक नहीं, बल्कि क्या है, तो ये धूपगढ़ है, ठीक है, धूपगढ़ है। तो इस प्रकार ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 92 का बी हो जाएगा, ठीक है। 92 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 92 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न की राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं क्या है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो उसके प्रसाद पर्यंत, इसमें क्या देखना है, कौन सा इसमें सही नहीं है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो देखें तो ये कथन जो है सही है। आगे क्या है देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये देखें तो ये भी सही दिया है। आगे है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो देखें तो ये भी सही दिया है। आगे क्या है कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, जिसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो देखें तो ये सही गलत दिया हुआ है, क्योंकि राज्यपाल यद्यपि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, किंतु उसे अनुच्छेद 243 इसमें तो 243 के सब क्लास 2 के अधीन उसे रीत से हटाया जाएगा, जिस तरह से उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 93 का डी हो जाएगा, ठीक है, 93 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, ठीक है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे, केंद्रीय संसद करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा, सर्वोच्च न्यायालय इससे संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 94 का ए हो जाएगा, ठीक है, 94 का ए हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 102(1) क के तहत केंद्रीय संसद व अनुच्छेद 191 क के तहत राज्य विधानमंडल व अनुच्छेद 103(1) व सब क्लॉज 2 के तहत कौन तो राष्ट्रपति व अनुच्छेद 192(1) के तहत कौन तो राज्यपाल लाभ के पद का जो है कि निर्णय करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 94 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है।
95 नंबर प्रश्न की संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है, तो ये सही दिया है। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं जो लोकसभा से चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्यों में से 15 जो है कि लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल क्या होता है, तो 1 वर्ष के लिए होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा 1968 से एक परंपरा चली आ रही है कि वह विपक्षी दल से ही चुना जाता है, तो देखें तो ये सही दिया है। तो पहला और तीसरा जो कथन है ये सही दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 का सी हो जाएगा। ठीक है, 95 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। कि संसद में विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, तो देखें तो क्या है, देखें तो ये सही दिया है। ठीक है, क्या है, तो ये सही दिया है। ठीक है, ये कथन तो सही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, तो ये भी सही दिया है। भारत के संविधान के में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी सही दिया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, और यह भारतीय संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित होते गलत दिया, क्योंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है, तो लोकसभा में बहुमत अपना खो दिया है और अब वह त्यागपत्र दे दे, ऐसा संविधान में उल्लेखित देखें तो ये ऐसा नहीं है। किंतु लोकसभा के प्रति देखें तो सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत होते ही क्या करता है, तो यह त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका मतलब 96 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? हाथी भारत का सबसे बड़ा स्तनपायी है। भारतीय हाथी को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन तथा साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है, तो देखें तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ये कथन जो है कि सही है। आगे है कि माई कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो हाथियों की मृत्यु दर के स्तर, प्रवृत्तियों और कारणों को मापता है और उसकी स्थापना WWF द्वारा 1997 ईस्वी में की गई थी। देखें तो ये कथन गलत दिया हुआ है, क्योंकि माई क्या है, तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, हाथियों को अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो साइट्स के द्वारा 1997 में पार्टियों के 10वें सम्मेलन में अपनाए गए संकल्प 10 द्वारा की गई थी। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका कथन जो है कि दूसरा जो कथन है गलत दिया हुआ है, तो जो पहला कथन है सही है। तो 97 क्या हो जाएगा, तो 97 का ए हो जाएगा आंसर, इसका 97 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न के निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जब जापान के संविधान से, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तो ये कर्नाटक का संविधान दिया है, तो वहाँ से नहीं लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति का स्रोत क्या है, तो ये आयरलैंड से संबंधित है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, तो ब्रिटेन का संविधान से, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो 98 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या, यदि किसी प्रजाति को वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि की परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है, तो निम्नलिखित में से उसका तात्पर्य क्या है, तो देख लेते हैं। उस प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पूर्णतः मनाही नहीं है। ठीक है, आगे क्या है कि निकट भविष्य में वह प्रजाति वन क्षेत्र में विलुप्त हो जाने की अति उच्च जोखिम संभावना से ग्रस्त है। तो देखें तो क्या दिया इसमें, देख लेते हैं। तो देखें तो उसका तात्पर्य क्या है कि निकट भविष्य में वह प्रजाति वन क्षेत्र में विलुप्त हो जाने की अति उच्च जोखिम संभावना से ग्रस्त है। तो देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 99 का बी हो जाएगा, क्योंकि बी इसमें सही दिया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। 100 नंबर प्रश्न, कार्बन कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं क्या दिया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर लगाए जाने वाला पर्यावरणीय कर है, तो बिल्कुल सही दिया है। कार्बन कर सर्वप्रथम फिनलैंड ने 1990 में लगाया था, तो ये भी सही दिया है। भारत ने कार्बन पर कर 1 जुलाई 2010 को लगाया था, तो ये भी सही दिया है। कार्बन कर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, तो बिल्कुल ये गलत दिया है, क्योंकि कार्बन जो टैक्स होता है अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 100 का डी हो जाएगा।
अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषण तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं, तो बिल्कुल ये सही दिया है। दूसरा कथन है कि सुपोषण के परिणाम स्वरूप जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है और जो जलीय जैव विविधता से वृद्धि का मुख्य कारण है, तो बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि जल के सुपोषण के परिणाम स्वरूप जल में क्या होता है, शैवाल, काई आदि की वृद्धि होती है और फिर क्या होता है, तो और फलतः जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं और जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता का इसमें नुकसान होता है। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा 101 का ये हो जाएगा, जो दूसरा कथन है गलत दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि सौर कलंक सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं, तो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, और सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। तो देखें तो दोनों कथन इसमें सही दिए हुए, तो ये और कथन अभिकथन और कारण उसका उल्लेख भी कर रहा है। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 102 का ये हो जाएगा। ठीक है, 102 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, तो सौर कलंक प्रबल सूर्य की अपेक्षा के ठंडे भाग हैं, तो बिल्कुल ये सही दिया है। और सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। तो देखें तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 102 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे, तो क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे, तो ये जेसी बोस थे। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन थे, तो एडिसन थे। ठीक है, एडिसन थे। और लाउड स्पीकर के आविष्कारक कौन थे, तो ये होरेस शॉर्ट थे। कौन थे, तो होरेस शॉर्ट थे। और सुपर कंडक्टिविटी के कौन थे, तो एच के ओनिस थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए का 4 और बी का 1 देख लेते हैं। ए का 4 और बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 103 का बी हो जाएगा। ठीक है, 103 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न, भारत में बजट निम्नलिखित में से कौन से अनुमानों को व्यक्त करता है। तो देख लेते हैं, विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्ति तब है, तो बिल्कुल सही दिया है। चालू वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, तो ये भी सही दिया है। आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान, तो ये भी सही दिया है। तो सर क्या हो जाएगा, 104 का डी हो जाएगा। ठीक है, 104 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न, सिखों का खालसा में रूपांतरण किस सिख गुरु द्वारा किया गया था। तो ये दिया गुरु तेग बहादुर, बी दिया गुरु अर्जुन देव, सी दिया गुरु गोविंद सिंह और डी दिया गुरु नानक देव। तो देखें तो सिखों का खालसा में रूपांतरण किस सिख गुरु द्वारा किया गया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये कौन थे, तो 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, और 9वें गुरु तेग बहादुर थे। अर्जुन देव 5वें नंबर के थे, ये 5वें नंबर के थे। ठीक है, तो ये 10वें नंबर कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। जो इनका जन्म कब हुआ, तो ये 1699 ईस्वी में क्या करते थे, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और सिखों का खालसा में रूपांतरण करवाते हैं। ठीक है, तो कौन, तो गुरु गोविंद सिंह। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों के समान रूप से विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो एक गलत दिया हुआ है। क्या है, तो ये तो आपका ये गलत है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। और आत्मदमन, तो ये सही दिया है। अहिंसा, तो ये भी सही गलत दिया हुआ है। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कौन सा विद्यमान नहीं थे ये देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जैन धर्मों के समान रूप से विद्यमान नहीं थे। ठीक है, तो आत्मदमन इसमें नहीं था। बाकी वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और अहिंसा ये दोनों था, आत्मदमन नहीं था। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या नहीं था, तो ये 106 का डी हो जाएगा। ठीक है, और आत्मदमन क्या है, तो आत्मदमन जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और बौद्ध धर्म में आत्मदमन का सिद्धांत क्या है, तो प्रचलित नहीं है। तो 106 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 107 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। कच्छ वनस्पति स्थल को राज्य दिया है, तो पीचावरम। ये पीचावरम कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कहाँ पर, तो पीचावरम ये केरल में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और देवी कौड़ा ये कहाँ पर, तो उड़ीसा में। अचर रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में। मुथुपेटू कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। तो इस प्रकार इसमें एक ही जो कथन है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 107 का बी हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से किनका संबंध वर्ष 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा में था, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यूपी में जो उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हुआ था, स्थापित हुआ, तो उसमें इंदिरा गांधी द्विवेदी भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, गौरी शंकर मिश्र थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इस बार क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 108 का ये हो जाएगा। ठीक है, 108 का ये हो जाएगा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे इससे संबंधित नहीं थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न, शुद्ध राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है क्या है कि ए दिया है कि अवमूल्यन रहित सकल घरेलू उत्पाद, बी दिया है मुद्रास्फीति रहित सकल राष्ट्रीय आय, सी दिया है लागत मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय, और डी दिया है अवमूल्यन रहित सकल राष्ट्रीय आय। तो देखें तो शुद्ध राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है कि अवमूल्यन रहित सकल राष्ट्रीय आय, तो क्या हो 109 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है। ए दिया है लखनऊ व वाराणसी में, बी दिया है प्रयागराज व लखनऊ में, सी दिया है सहारनपुर और मेरठ में, डी दिया है सहारनपुर और प्रयागराज में। तो देखें तो स्टेम आम का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर होता है, सहारनपुर और मेरठ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 110 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 111 नंबर प्रश्न, 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलों नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर किस राज्य में है। तो ये दिया है महाराष्ट्र में, बी दिया है पश्चिम बंगाल में, सी दिया है तमिलनाडु में, और डी दिया है केरल में। देखें तो 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलन नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर किस राज्य में, तो ये केरल में है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 111 का डी हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश था केरल में, दोनों में साथ साथ हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, इसमें कौन सी जलधाराएं गर्म हैं, देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि ब्राज़ील की जो धारा है केवल यही गर्म है। ठीक है, और बाकी जो है कि फाकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा एक ऐसी, तो ये ठंडी धाराएं हैं। बस केवल ब्राज़ील की धाराएं जो है ये गर्म है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 112 का सी हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्राज़ील जो धारा है ये अटलांटिक महासागर में प्रभावित होने वाली जो धाराएं हैं ये गर्म धारा है। ठीक है, तो इसका आंसर 112 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 113 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो देखें तो ये सही दिया है, केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है। ब्राज़ील से विषुवत व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो देखें तो ये भी सही दिया है। तो इस और मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 113 का सी हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्यों मध्य अमेरिकी देशों से होकर कर्क रेखा देखें तो ये नहीं गुजरती है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कर्क रेखा मेक्सिको से होकर गुजरती है। कहाँ से, तो ये मेक्सिको से होकर गुजरती है। अन्य जो कथन जो दिए हैं सभी जो कथन है वो सही दिए हैं। ठीक है, अब आगे क्या है। 114 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें, देख लेते हैं क्या है। विकिरणों के माध्यम से मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। तो देखें तो एक गलत दिया है। ठीक है, एक गलत दिया है। विकिरणों के माध्यम से मनुष्य के अंगों में सबसे कम हानि आँख को होती है। तो देखें तो एक गलत दिया ये भी, क्योंकि मानव अंगों में विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि आँख को होती है, जबकि उसमें सबसे कम प्रभावित क्या होता है, तो मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, 114 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न की वर्ष 2011 के जनसंख्या अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले हैं। तो कौन कौन से जिले न्यूनतम जनघनत्व वाले हैं, तो देख लेते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें ललितपुर है, सोनभद्र है और हमीरपुर है। तो 115 का ये हो जाएगा, क्योंकि ललितपुर में कितना जनघनत्व है, 242 है। सोनभद्र में कितना है, सोनभद्र में 270 है। उसके बाद हमीरपुर में कितना है, तो हमीरपुर में 275 है। कितना है, तो 275 है। ठीक है, तो 115 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न की सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और सूची 1, एक और सूची 2 दी है, जनजातीय को संबंधित क्षेत्र दिए हैं। तो देख लेते हैं। तो बोरो जनजाति है कहाँ की, तो ये ब्राज़ील की है। तो ये का 1 हो जाएगा। नवा जो जनजातीय है कहाँ की, तो ये सूडान की है, नुबा। ठीक है, फलानी कहाँ की, तो फुलानी जो है कि पश्चिम अफ्रीका की। तो गलत दिया है, नहीं यहाँ पे मिल जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। और बंतू कहाँ का, तो बंतू आपका दक्षिण अफ्रीका का है। तो क्या हो जाएगा, ए का 1 बी का 2 और सी का 4 डी का 3। ए का 1 बी का 2 सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 116 का डी हो जाएगा।
ठीक है, 116 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 117 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित पतनों में से कौन सा सुएज नहर का सबसे दक्षिणी पतन है। तो ए दिया है पोर्ट सुएज, बी दिया है पोर्ट फौद, सी दिया है पोर्ट तौफीक और डी दिया है पोर्ट सईद। तो देखें तो सुएज नहर का सबसे दक्षिणी पतन कौन सा है, तो पोर्ट सुएज है। ठीक है, तो 117 का ये हो जाएगा। और सुएज नहर देखें तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसके सबसे उत्तरी पोर्ट कौन सा है, तो पोर्ट सुएज है। और दक्षिणी पोर्ट क्या है, तो सबसे उत्तरी पोर्ट क्या है, तो पोर्ट सईद है। ठीक है, उत्तरी पोर्ट क्या है, तो पोर्ट सईद है। और सब दक्षिणी पोर्ट क्या है, तो पोर्ट सुएज है। और मध्य में देखें तो मध्य भाग में पोर्ट फौद है, और पोर्ट तौफीक क्या है पर, तो पोर्ट तौफीक इस्लामिया पतन स्थित है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 117 क्या हो जाएगा। 117 का ये हो जाएगा। आगे क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने तंजीर एक कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है, तो अमृत क्रांति ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और भूरी क्रांति भूरी क्रांति किससे संबंधित, तो भूरी क्रांति देख लेते हैं ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति तो नदियों को जोड़ने से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, ठीक है, सुनहरी क्रांति तो फल उत्पादन से। और रजत क्रांति किससे, तो अंडा उत्पादन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए का 2 हो जाएगा। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, भूरी क्रांति ऊर्जा उर्वरक उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किसके लिए, तो सुनहरी क्रांति जो है कि ये फल उत्पादन से। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 118 का आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 119 प्रश्न के निम्न युगों में से विचार करें। एक और संगठन दिया, एक और मुख्यालय दिया है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर दिया है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या देखना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखें तो पहला जो कथन है ये सही सुमेलित नहीं दिया है। आगे देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। आगे क्या है, AIIB का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये बीजिंग में है। तो ये देखें तो ये सही दिया है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये जिनेवा में है। ठीक है, तो देखें तो इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है, तो देखें तो 119 का ए हो जाएगा। केवल जो है कि जो पहला जो कथन है वही गलत दिया हुआ है। तो 119 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, तो शंघाई में है। ये सही है। AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो पहला जो कथन है बस केवल वही गलत दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 120वें प्रश्न के पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। दिया ऑस्ट्रेलिया को, बी दिया है जापान को, सी दिया सिंगापुर को और डी दिया है दक्षिण कोरिया को। तो पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है, तो ये जापान को जाना जाता है। और जापान को निप्पन व सूर्योदय का देश था, फूलों के देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 121वें प्रश्न के निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी। तो ये दिया है जनवरी 2005 में, बी दिया है मार्च 2007 में, सी दिया है जनवरी 2010 में, डी दिया है मार्च 2010 में। तो देखें तो राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब होता है, तो ये जनवरी 2005 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 121 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 122वां प्रश्न कि एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का एक सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये 60 दिन के अंदर। तो क्या हो जाएगा 120 का डी हो जाएगा। ठीक है, 120 का डी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो देखें तो कितने दिन के अंदर, तो ये 180 दिन के अंदर जो है कि अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं। 123वें प्रश्न की उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी। तो कब, तो ए दिया वर्ष 1987 में, बी दिया है वर्ष 1989 में, सी दिया है वर्ष 1982 में, डी दिया है वर्ष 1992 में। तो कब, तो वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी। तो 123 का बी हो जाएगा। आगे के वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में 1559 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये दिया है 65.8%, बी दिया है 59.5%, सी दिया है 66.2%, डी दिया है 60.3%। तो कितना है, तो 60.3%। तो 124 का डी हो जाएगा। अब आगे क्या है देख लेते हैं। 125वें प्रश्न के निम्न पर विचार करें क्या है। किनका संबंध किराना घराने से है। तो देख लेते हैं किनका संबंध किराना घराने से है। ठीक है,
तो गंगूबाई हंगल का है, ठीक है, किराना घराने से। रोशन आरा बेगम का भी है, भीमसेन जोशी का भी है। तो 125 से क्या हो जाएगा, 125 का बी हो जाएगा, ठीक है। इनका तीनों का संबंध किराना घराने से है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 126 में प्रश्न है कि कंप्यूटर मॉनिटर में उत्सर्जित होने वाली अल्फा और बीटा किरणें व्यक्ति की आँख के किस भाग पर सबसे अधिक हानि पहुंचाती हैं। तो ये दिया है रेटिना पर, बी दिया है कार्निया पर, सी दिया है आइरिस पर और डी दिया है लेंस पर। तो किस पर, तो ये कार्निया पर सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। 126 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 127 में प्रश्न की मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। तो कब दिया है, ए वर्ष 2015 में, बी दिया वर्ष 2017 में, सी दिया वर्ष 2018 में, डी दिया वर्ष 2014 में। तो मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। तो कब, तो वर्ष 2017 में। तो क्या हो जाएगा 127 का, 127 का बी हो जाएगा, ठीक है। कब, तो 1 अप्रैल 2017 से। और देखें तो जो नरेगा कार्यक्रम था, मनरेगा कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब, 2 फरवरी 2006 को। कब, तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में के वन्नापल्ली गांव से शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 128 में प्रश्न, नासा के किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति का पता लगाया गया। तो ये दिया लैंडसेट 3 में, बी दिया निम्बस 7 में, सी दिया टीरोस N से, डी दिया है गोज से। तो देखें तो ओजोन छिद्र की उपस्थिति का पता लगाया गया इससे, तो ये निम्बस 7 से, ठीक है, निम्बस 7 से। और देखें तो ये नासा द्वारा 24 अक्टूबर 1978 को छोड़ा गया ये उपग्रह है और यह मौसम परिवर्तन तथा वायुमंडल संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए छोड़ा गया था। और इस उपग्रह ने अंटार्कटिक में ओजोन छिद्र की उपस्थिति का पता लगाया था। तो 128 का बी हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, तो 1972 में। तो सही दिया है। वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2000 में नहीं बल्कि कब, तो 2002 में, ठीक है, 2002 में। तो क्या हो जाएगा 129 का डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे क्या है कि भूरेलाल कमेटी का संबंध है, ए दिया वाहनों के उत्सर्जन मानक से, बी दिया भारत में जल उपलब्धता से, सी दिया जलवायु परिवर्तन से, डी दिया कृषि समस्या। तो देखें तो भूरेलाल कमेटी का संबंध किसे, तो वाहनों के उत्सर्जन मानक से। तो 130 का ये हो जाएगा। और कब बना, तो 2014 में, ठीक है, ये कमेटी को बनी तो 2014 में बनी थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 131 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा IUCN प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षक में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया, तो ये दिया केरल में, बी दिया तमिलनाडु में, सी दिया कर्नाटक में, डी दिया उत्तराखंड में। तो कहाँ पर, तो ये कहाँ पर किया गया, तो ये तमिलनाडु में। अब आगे देख लेते हैं अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के उद्देश्य के साथ सिनझू 18 मिशन लॉन्च किया गया। तो ये दिया दक्षिण कोरिया में, बी दिया जापान में, सी दिया चीन में, डी दिया उत्तर कोरिया में। तो देखें तो कहाँ पर किया गया, तो सिनझू 18 मिशन लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर, तो ये चीन में, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। 132 का सी हो जाएगा। आएगा कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने अवैध प्रवासन की समस्या को रोकने हेतु रवांडा सुरक्षा शरण और अप्रवासन विधेयक पारित किया था। तो ये दिया है USA में, बी दिया है कनाडा में, सी दिया है फ्रांस में और डी दिया है UK में। तो क्या हो जाएगा, रवांडा सुरक्षा शरण और प्रवासन विधेयक पारित किया गया तो UK में, ठीक है, UK में पारित किया गया है। आगे क्या है देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें कौन सा स्थान, तो भारत का स्थान इसमें चौथा है, ठीक है, इसमें चौथा है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 135 में अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा जूस हैकिंग हमला किससे संबंधित है। दिया ऑनलाइन गेमिंग का दुरुपयोग, बी दिया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सी दिया है बैंकिंग और डी दिया है सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग। तो देखें तो जूस हैकिंग हमला किससे संबंधित, सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग से। तो 135 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 136 अप्रैल 2024 में मातावारी पेरा प्रसाद डिगनई बछड़ा वस्तु की GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से है, तो ये त्रिपुरा से है, ठीक है। कहाँ से, तो ये त्रिपुरा से है। तो 136 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 137 में प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई। पोर्ट स्थित है, ए दिया है केरल में, बी दिया है तेलंगाना में, सी दिया है गुजरात में, डी दिया है तमिलनाडु में। तो कहाँ पर, तो ये केरल में है, ठीक है। 137 का ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। 138 में अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में किस देश द्वारा रूसी लेसेंट जैसे देखने वाले हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया गया। तो ये दिया है रूस में, बी दिया है ईरान में, सी दिया है इसराइल में, डी दिया है चीन में। तो कहाँ पर, तो ईरान में, ठीक है, ईरान में।
हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया गया है, ठीक है। 138 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये दिया है सीमा घोषाल को, बी दिया है शोभा गांगुली को, सी दिया है जसलीन कौर को और डी दिया है रागिनी मालिक को। तो किसको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो जसलीन कौर को। तो 139 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 140वें प्रश्न कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया है? तो ए दिया है नेपाल में, बी दिया है इराक में, सी दिया है चीन में और डी दिया है सऊदी अरब में। तो कहाँ पर? तो ये इराक में ऐसा हुआ है, ठीक है, विधेयक पारित हुआ है। तो 140 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का संचालन किया गया? तो ये दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, बी दिया IMA द्वारा, सी दिया है AIIMS द्वारा, डी दिया IIT मुंबई द्वारा। तो किसके द्वारा डिजिटल AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का संचालन किया गया है? तो किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, तो WHO के द्वारा। तो आप लोग बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। 142वें प्रश्न कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने सूखे के कारण राष्ट्र आपदा घोषित किया? ए दिया युगांडा, बी दिया है नाइजीरिया, सी दिया है माली और डी दिया है जिम्बाब्वे। तो किसने जो है कि सूखे के कारण राष्ट्र आपदा घोषित किया है? तो ये जिम्बाब्वे में किया है। तो 142 का डी हो जाएगा, ठीक है, 142 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 143वें प्रश्न कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं? तो ये दिया है श्रीनिवास पिल्लई पलिया, बी दिया पराग अग्रवाल, सी दिया प्रमोद सावंत, डी दिया अनिल प्रेम जी। तो कौन हुए हैं? तो CEO नियुक्त हुए हैं तो ये विप्रो के तो श्रीनिवास पलिया हुए हैं। तो 143 का ये हो जाएगा। आगे क्या है। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो ये दिया विक्रम चड्ढा को, बी दिया है राकेश मोहन को, सी दिया है डॉक्टर सुब्बाराव को, डी दिया है यशवंत गिल को। तो किसको? तो राकेश मोहन को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया। किसको? तो राकेश मोहन को। 144 का बी हो जाएगा। आगे कि अप्रैल 2024 में युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैयारी के परीक्षण के उद्देश्य से गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये दिया हैदराबाद में, बी दिया है पणजी में, सी दिया है पोखरण में, डी दिया है जोरहाट में। तो देखें तो गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये पोखरण में, ठीक है, पोखरण में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 145 का सी हो जाएगा। आगे क्या है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा बिस्मुटेक चार्टर की स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये दिया है भूटान में, बी दिया है बांग्लादेश में, सी दिया है म्यांमार में, डी दिया है नेपाल में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बिस्मुटेक चार्टर की स्वीकृति प्रदान की गई तो कहाँ पर? तो नेपाल में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 146 का डी हो जाएगा। आगे क्या है देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने एसोचैम समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ए दिया है विशाल सिंह ने, बी दिया है संजय नायर ने, सी दिया है दीपक अग्रवाल ने और डी दिया विक्रम त्यागी ने। तो किसने? तो ये संजय नायर ने एसोचैम समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। 149वां प्रश्न कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन देश के नौसेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये दिया है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, बी दिया वाइस एडमिरल पंकज झा, सी दिया वाइस एडमिरल विक्रांत राजू, डी दिया है वाइस एडमिरल अश्विनी मिश्रा। तो कौन हुए हैं? तो नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी हुए हैं, ठीक है। तो 149 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 150वें प्रश्न अप्रैल 2024 में नलिनी प्रभात निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये दिया CBI के, बी दिया है DRI के, सी दिया है NSG के और डी दिया है राय के। तो NSG के महानिदेशक को नियुक्त हुए हैं तो ये नलिनी प्रभात नियुक्त हुए हैं। तो 150 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं समाप्त होता है। अब कल हम मिलते हैं टेस्ट नंबर 13 लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।